चलिए अब इसको समझना है। परीक्षा में जिस प्रकार से गौड़ जनजाति फेवरेट रहता है एग्जाम का, मतलब वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, गौड़ जनजाति के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार से परीक्षा मंडल का उरांव जनजाति भी बहुत ही फेवरेट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं। अभी आप बीते एग्जाम में देख चुके हो उरांव जनजाति के बारे में कितने सारे क्वेश्चन आए थे, उनकी सरना देवी के बारे में, धर्मेश देवता के बारे में, पूजा स्थल के बारे में, सरहुल तिहार के बारे में, कब ये कौन सा फूल खिलता है तो सरहुल तिहार मनाया जाता है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। तो जो आपको हमेशा पता है कि ये इम्पोर्टेंट जगह है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों की तैयारी आपको दिमाग में करते रहना पड़ेगा। एक बार भूलते हैं दोबारा जाइए, दोबारा भूलते हैं तीसरी बार फिर रिपीट करिए, तो ये हमेशा के लिए आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। CGPSC मेंस का एग्ज़ाम यहाँ से लिखने को आता है कि उरांव जनजाति के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो आपको उसमें महत्वपूर्ण जो अच्छे फैक्ट हैं वह लिख देना है। तो उन अच्छे फैक्ट में हम अब चलते हैं, यहाँ पर भी हम अच्छे फैक्ट ही देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट हैं। आपको मेंस में क्या करना है, यही सबको लिखना है उठाकर, और प्री में यही सब क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो पूरा चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उरांव जनजाति। हम देख रहे हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है, इनके बारे में जानना जरूरी है। हम सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में बेसिक चीज़, जो जनगणना 2011, यह जनगणना 2011 के डाटा संग्रह के अनुसार यह आकलन है, यह गणना है। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही सहज तरीके से, सरल तरीके से पढ़ते हैं, कोई माइंड प्रेशर आपको नहीं रखना है। आपके ही बीच के रहने वाले जनजाति हैं, लोग हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम ही पूछा जाता है, एग्जाम में ही इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जो जनजातियों का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया है। और अनुच्छेद 342 के तहत इनको जो क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इनका क्रम 33वें नंबर का हो जाता है। क्योंकि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यह भी आपको जानना पड़ेगा। 33वां क्रम है, जो अनुसूचित जनजातियों को जो सूचीबद्ध किया गया है उसमें 33वें नंबर पर इनको सूचीबद्ध किया गया है, तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि पूरे भारत में जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। अभी मैंने बताया है पूरे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 78.22 लाख। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना 2011 के रिपोर्ट के अनुसार है यह डाटा, यह जनसंख्या का आकलन कि जनजातियों का, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 78.22 लाख है। उसमें से हम देखते हैं कि इनकी जनसंख्या है कितनी, उरांव जनजाति की जनसंख्या 7.48 यहाँ पर हो जाता है, 7,48,000 हो जाता है। इसी से मिला लीजिएगा तो यहाँ पर उसका आकलन हो जाएगा। अब देखते हैं साक्षरता दर। आपको पता है यह क्वेश्चन एक हमेशा आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि शैक्षणिक रूप से साक्षर जनजाति किसे कहा जाता है। उरांव जनजाति को कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या में शैक्षणिक रूप से सबसे ज़्यादा यह शिक्षित जनजाति है। ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर हमेशा आसीन होते रहे हैं क्योंकि शिक्षा के प्रति जागरूक हैं ये। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, उरांव हो जाएंगे। वैसे ही एक और फैक्ट है कि सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति किसे कहा जाता है, मुड़िया को कहा जाता है। मुड़ी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर वहाँ पर एक और भी फैक्ट आता है कि आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन है, हलवा जनजाति है। तो वहाँ पर आपको ये सब फैक्ट याद आना चाहिए। तो ऐसे ही सर्वाधिक साक्षर जनजाति किसे कहा जाता है, उरांव जनजाति को कहा जाता है। बिल्कुल इजीली याद हो रहा है सब कुछ, एकदम आपको दिमाग में बैठाते चलना है। लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात आप लोग मुझे बताएंगे कितना है। हाँ, 991। ये छत्तीसगढ़ का जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार
छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, 991 है। और बीते एग्जाम में अभी एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है। 4 ऑप्शन में से आपको यह छांटना था और यही सही है। हम देखते हैं कि 991 जो है यहाँ पर 991, इसका मतलब क्या है? मतलब 1000 पुरुष है और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 991 है। यह डाटा यह शो करता है। तो यहाँ पर यह बताता है कि छत्तीसगढ़ में 1000 जनजातियाँ या पूरे जो जनसंख्या है सबको मिलाकर 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। ये ऑल ओवर डाटा है, जनजातियों का अलग आपको मिलेगा। अब यहाँ पर चलते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में जो लिंगानुपात है वो 1007 है। यहाँ पर देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर महिलाओं का जनसंख्या दिख रहा है, आपको अनुपात दिख रहा है। मतलब बटे में आपको 1000 है, 1000 पुरुषों में 1007 महिलाएं हैं। इसका मतलब ये होता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, महिलाओं का जो यहाँ पर अनुपात है वो उरांव जनजाति में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शिक्षित जनजाति है। यहाँ पर उनको दिख भी रहा है अनुपात कि महिलाओं के साथ यहाँ पर बाकायदे अच्छा है, यहाँ पर अनुपात दिख रहा है। ये 1007, इनका तो आपको याद ही रखना चाहिए क्योंकि स्पेशल हो रहा है यहाँ पर कुछ। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या में आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गई? गोंड। गोंड जनजाति फर्स्ट नंबर पे है जनसंख्या में, पूरे जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनसंख्या में हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे, प्रथम स्थान पे। सेकंड नंबर पे कौन हो जाते हैं? कौन? गोकाऊ हलवा बताई थी मैं, कंवर, कंवर जनजाति। थर्ड नंबर पर उरांव। और एक और कुछ याद आ रहा है? गोकाऊ हलवा, गोकाऊ हलवा, ये गोकाऊ हलवा। तो ये चौथे नंबर पे है। कम से कम टॉप 3 टॉप 4 तो याद होनी चाहिए। हलवा भी याद हो जा रहा है तो 4 तक तो याद हो ही गया है। इसका छोटा सा कोड में बताई थी, गोकाऊ हलवा। तो ये 4 रैंक आपको हमेशा याद रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति में तीसरे नंबर पर इनका स्थान बनता है। अच्छी जनसंख्या है, अच्छा अनुपात है, महिलाओं का भी अनुपात अच्छा है, 1007 है। महिलाओं की स्थिति उरांव जनजाति में बहुत ही अच्छी है। अब चलते हैं इनकी बोली। इनकी बोली से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उरांव जनजाति का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि उरांव जनजाति की बोली कौन सी है? तो कुड़ुख। कुड़ुख बोली किसकी है यह भी पूछा गया। बदल बदल कर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुड़ुख बोली कौन सी जनजाति बोलती है? तो सीधे सीधे उरांव हो जाएगा। तो ये जब चीज़ें बार बार पूछी जा रही है इसका मतलब आपको मेंस में भी लिखना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मेंस में भी देना पड़ेगा। यहाँ से जो डाटा आप पढ़ रहे हो ये मेंस में दे देंगे तो बहुत अच्छा आपका उत्तर बन जाएगा, क्योंकि ऐसे जो आंकड़े होते हैं उसको देने से उत्तर बहुत ही परफेक्ट और सॉलिड बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वह प्रमुख बातें हैं जहाँ पर आपसे क्वेश्चन फिर पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उरांव जनजाति की उपजाति कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई भी एक रख दिया जाएगा, आपको उसमें से छांटना होगा। या 3 ऑप्शन रहेंगे, एक कुछ और रहेगा, ABC तीनों सही हो जाएंगे। 2 रहेंगे, 2 छांट लीजिए। क्वेश्चन के स्वरूप में जाना है कि कब क्या पूछा जा रहा है। तो उरांव जनजाति की जो उपजाति है वो धांगर है, धनका है, किसान है, कुड़ास है। जनजातियों का जो उपजाति है उसको पूरा सीरीज में एक बार बताई हूँ, दोबारा फिर समझा दूंगी और उसको लिंक्ड कर देंगे ताकि वो याद हो जाएगा। तो उरांव से धांगर कर लेंगे और धांगर से धनका भी कर लेंगे, ध आ रहा है। और किसान है, कुड़ास है। जो किसान क्या उड़ाता है? कुड़ास उड़ाता है, तो उड़ाता है कुछ कुड़ास, तो ऐसे कर लेंगे उरांव। जो किसान है क्या उड़ा रहा है? कुड़ास उड़ा रहा है, ऐसे करके इसको ध्यान रखेंगे। और धांगर और धनका से याद रखना है क्योंकि इनका जो युवा गृह है ना वो धूमकुरिया ही है। आगे हम देखेंगे धूमकुरिया। तो ये ध जो आ रहा है ना पहला अक्षर, ये
इससे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि उरांव जनजाति में धा का शुरुआत से हो रहा है। इनका जो योगगृह है वो धुमकुरिया ही है। इनका जो और भी उपजाति है वो धांगर है और धनका है। और किसान उड़ा रहा है क्या, उड़ास उड़ा रहा है। तो उड़ाव से ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। जब उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है तो आपको कहाँ चले जाना है, बिल्कुल उत्तरी छत्तीसगढ़ में चले जाना है, क्योंकि उरांव जनजाति ज़्यादातर वहीं रहते हैं। बिलासपुर संभाग में कुछ रहते हैं और ज़्यादातर संख्या में कहाँ रहते हैं, सरगुजा संभाग में रहते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो सरगुजा संभाग में और बिलासपुर संभाग में दोनों जगह आपको ये जनजाति रहते हैं, मिलते हैं। और प्रमुख रूप से देखिएगा तो जसपुर इनका मेन एरिया है, ठीक है। उरांव जनजाति का मेन एरिया कहाँ पड़ता है, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर भी है और रायगढ़ में भी इनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। तो ये बिलासपुर संभाग और ज़्यादातर सरगुजा संभाग में निवास करते हैं। यहाँ ये पूरा जो आपको देख रहे हैं ये सरगुजा संभाग है, उत्तरी छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर उरांव जनजाति का आपको निवास मिलेगा। आपको मैंने प्रोजेक्ट दिया है कि जनजातियों को उनके निवास स्थान के साथ अपने मैप में दर्शाइए। तो आप उसको मैप में बहुत अच्छे से दर्शाएंगे और अच्छे तरीके से दर्शाएंगे। पेन 2 प्रकार का 3 प्रकार का पेन रख लेंगे, ऊपर का जनजातियों का कुछ दूसरा कलर रख लेंगे, मध्य का दूसरा कलर रखेंगे, या तिरंगे के स्टाइल में ही आप लोग बना लीजिए, कुछ भी बनाइएगा, लेकिन आपको ये बहुत काम आने वाला है जनजातियों को व्यवस्थित करना। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि उनके रहवास क्षेत्र के हिसाब से जनजातियों को क्रमबद्ध करिए, सूचीबद्ध करिए। तो जब आप ये जमाए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये पूरा क्षेत्र आपके उरांव जनजाति का हो जाता है। कुछ यहाँ पर रायगढ़ क्षेत्र, यहाँ पर बिलासपुर संभाग में आ जाता है। अब चलते हैं भाषा परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा परिवार। भाषा परिवार को समझते चलिएगा कि भाषा परिवार से कई बार क्वेश्चन आए हैं। भाषा परिवार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उरांव जनजाति रहते कहाँ पर हैं, सरगुजा संभाग में रहते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहते हैं। लेकिन जब भाषा परिवार की दृष्टि से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनका भाषा परिवार सीधे बस्तर संभाग में आ जाता है। बस्तर संभाग में आने के कारण इनका पूरा का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाइए, बस्तर संभाग में बस्तर संभाग से इनकी भाषा शैली मैच करने के कारण पूरा का पूरा इनका भाषा परिवार चेंज हो जाता है। और नीचे में आप जान रहे हैं द्रविड़ भाषा परिवार है, पूरा का पूरा द्रविड़ भाषा परिवार नीचे का क्षेत्र होता है। और उरांव जनजाति रहते हैं यहाँ पर मुंडा भाषा परिवार में। जो छत्तीसगढ़ का उत्तर का क्षेत्र है वो मुंडा भाषा परिवार है। मुंडे को ऊपर रख लेना, इतना से यहाँ मैच रहेगा। लेकिन जब उरांव जनजाति के भाषा परिवार का वर्गीकरण किया जाता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, भाषा परिवार में मैचिंग के हिसाब से बस्तर संभाग में मैच कर जाते हैं। तो इनको हमेशा द्रविड़ भाषा परिवार में यहाँ पर रखा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे जितने बार भी पूछा गया है आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक लगाकर कितने बार पूछा गया है, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन की भरमार है, पढ़कर देखिएगा, बहुत ही आपको यहाँ पर लगेगा अब उब गए हैं, अब इतना बार क्वेश्चन लगा लिए हैं अब नहीं लगाएंगे, ऐसा लगेगा, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। जब आप उस क्वेश्चन में जाइएगा, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में, तो आपको लगेगा कि हम उब गए लगाते लगाते, अब नहीं लगाएंगे क्योंकि वही हो रहा है, अब बार बार यही पूछा जा रहा है। और लोगों से गलती भी हो रही है बार बार, जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पढ़कर भी गलती करते हैं क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि वो तो यहाँ पर आएगा, इसलिए गलती कर देते हैं। लेकिन आपको हमें पढ़ने वालों को यह भी याद रखना होगा, जरूर रहते हैं यहाँ पर, लेकिन भाषा परिवार में जब इनको मैच किया जाता है तो ये सीधे सीधे बस्तर संभाग के द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाते हैं। यही आंसर इसका होता है, अब याद रहेगा। चलिए अब इनका देखते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ का समाज है जनजातियों के संदर्भ में, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, टिक लगाने के लिए आता है कि सम बताइए छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों में सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, टिक लगाना होगा। मेंस लिख रहे हैं तो भी आपको यह देना पड़ेगा
लिखना ही पड़ेगा कि जो छत्तीसगढ़ में जनजातीय परिदृश्य है वहाँ पर जनजातियों में सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है या पितृवंशीय है ना। तो आपको पितृ स्वरूप वाला आपको बताना पड़ेगा, मतलब पिता के वंश से ही सब कुछ यहाँ पर आगे चल रहा है, पितृकुल से ही सारे वंश आगे बढ़ रहे हैं। जो महिला विवाह करके आ रही हैं वो अभी अपने उसी पिता के वंश से ना होकर अब अपने पति के वंश से आगे चलती हैं, मतलब एक कुल का आगे बढ़ाने का कार्य चलता है यहाँ पर। तो पितृवंशीय समाज है। अब अगला क्वेश्चन दोबारा मैं फिर बताती हूँ क्या आता है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की है, बताइए। महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की है? अच्छी है, अच्छी है। क्यों? आप यहाँ पर लिंगानुपात भी आप देख रहे हैं 1007 है, मतलब अच्छी स्थिति यहाँ पर वैसे भी दिख रही है डाटा आकलन के अनुसार। जो यहाँ पर आप कैलकुलेशन इनका देख रहे हैं लिंगानुपात का कि पूरे छत्तीसगढ़ का 991 लिंगानुपात है, लेकिन उरांव जनजाति में आप लिंगानुपात देख रहे हैं तो 1007 है, मतलब महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और पूरे छत्तीसगढ़ में अब जब आप देखेंगे तो मात्र की सत्ता तो नहीं है, लेकिन माताओं की स्थिति यानी कि महिलाओं की स्थिति बेहतर है, अच्छी है। उसको आप निंदनीय रूप से नहीं बताएंगे बल्कि अच्छे रूप से बताएंगे। उनको यहाँ पर बाकायदे बहुत सारे अधिकार भी मिले हुए हैं। आप विवाह में ही देख लीजिए, उनको विवाह के कितने सारे आपको अधिकार दिए गए, मतलब माताओं की स्थिति बहुत अच्छी है। लिंगानुपात भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, उनके में पेय पदार्थ का प्रचलन है। जनजातियों में पेय पदार्थ अपने देवी देवताओं को चढ़ाने में, विवाह संस्कार में, मृत्यु संस्कार में, सभी में कुछ महत्व रखता है। तो उसी प्रकार से आप गोंड जनजाति में देखे थे पेज का महत्व है, ठीक है। और यहाँ पर आप पहाड़ी कोरवा में देखे थे हड़िया, गले में हमने बताया था हड़िया का महत्व है। और यहाँ पर उरांव जनजाति में भी आपको हड़िया याद रखना है, कोसना भी याद रखना है, साथ में कोसना भी लिख लीजिएगा, कोसना का भी महत्व है। कोसना या कोसमा दोनों ही सही है। ये मतलब उनकी जन्म मृत्यु हर जगह में काम आने वाला एक पेय पदार्थ होता है, अपने देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। अब चलते हैं वो महत्वपूर्ण चीज, अब चलते हैं, मैंने वहां बताया था धनका, धांगर, और यहाँ पर हम देखते हैं धूमकुरिया, ठीक है। अब धूमकुरिया क्या है? तो धूमकुरिया उरांव जनजाति में बहुत ही मशहूर प्रचलित क्या है, युवा गृह है। युवा गृह का मतलब आप जान चुके हैं, अब तक जान चुके हैं, मतलब जनजातियों में गांव से कुछ दूरी पर एक अलग पृथक क्या होता है, पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित एक विद्या स्थल होता है, जिसे गोंगा स्थल कहते हैं। जनजाति इसको गोंगा स्थल कहते हैं। गोंगा स्थल कहते हैं। गोंगा स्थल का मतलब होता है विद्या स्थल, उनकी भाषा में विद्या को गोंगा बोला जाता है। तो विद्या स्थल है, इसमें जनजातीय जो होते हैं उरांव समाज के, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षा लेने के लिए पूरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जो भी आपके कमाने के जरिए हैं उनके परंपरा के हिसाब से सबको जानने के लिए यहाँ पर भेज देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं पढ़ाई के साथ साथ उनको बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज सिखाए जाते हैं। जीवन में उनको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आर्थिक रूप से आप संपन्न हो सकते हो, उनके परिवार में परंपरा से क्या चीज़ चल रहा है जिसको वो आगे बढ़ा सकते हैं, अपडेट करके और अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप एक खिलौना ही बना रहे हो, प्राचीन तरीके से बना रहे हो, चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ आप थोड़ा सा इनोवेशन कर देते हो तो और अच्छा लगने लगता है। बांस का ही कुछ आप कलाकृति बना रहे हो, उसी में कुछ इनोवेशन कर दोगे तो और अच्छा लगने लगता है, कुछ कलर, अच्छे अच्छे कलर लगा दो तो खूबसूरत दिखने लगता है। तो यही से वो वहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद सुबह शाम और रात्रि के समय जो वहाँ पर रुका जाता है तो नृत्य भी सिखाया जाता है, उनको स्टेप सिखाए जाते हैं। आपसे अगर बोला जाए कि बिना सीखे आप गरबा करके दिखा दो, कर लोगे? एक दूसरे को पैर से ही मार डालोगे, है ना, एक एक लात तो जरूर मारोगे आप लोग, है ना, एक एक हाथ भी मार दोगे, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं सीखे हो और अचानक से आपको बोल दिया जाए
कि कर्मा ही कर दो, तो 2 झापड़ तो ऐसी मार दोगे कर्मा करते करते। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको सिखाया जाता है। वहाँ पर एक व्यवस्थित स्टेप बताया जाता है, किस प्रकार से आप एक दूसरे के साथ मैचिंग करके आप डांस कर सकते हैं। उनको वो परिधान बताए जाते हैं कि यहाँ पर कुछ लगाना है, बाँह में पहनना है, गले में पहनना है, एक परिधान पहनना है स्पेशल। उनके साथ जब वो करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो यही धूम कुरिया का यहाँ पर महत्व है। अब इसमें अब अगला चलते हैं, वधूम मूल्य। धूम कुरिया को आप युवा गृह वाले चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे, जहाँ पर उनके पुरुष सदस्यों के हेड को यानी कप्तान को क्या कहा जाता है, महिला सदस्य की हेड को क्या कहा जाता है, आगे उसको अलग से देखेंगे। ये एक अलग ही चैप्टर बनता है सबके लिए। अब यहाँ पर देखते हैं वधू मूल्य। वधू मूल्य को अब तक तो आप जान चुके होंगे, विवाह संस्कार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब जिन महिला के साथ विवाह फिक्स होता है, पुरुष यानी वर पक्ष इनको कुछ क्या देता है, वधू मूल्य देता है। कुछ सामग्री या वस्त्र या कुछ खाने पीने की चीजें या संबंधित कोई अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, जो वधू मूल्य के रूप में जाना जाता है। ये टोटम आप जान चुके हो, अब तक इतने बार पढ़े हैं। टोटम माने गढ़ चिन्ह। सभी जनजातियों में एक विशेष टोटम होता है, यानी कि उनके गोत्र से संबंधित एक गढ़ चिन्ह होता है। तो जब भी टोटम पूछा जाए तो गढ़ चिन्ह तुरंत याद कर लेना, क्योंकि यह पूछा जाता है कि टोटम का मतलब क्या होता है। तो टैबू का मतलब क्या होता है, यहीं पर देख लो। देखो हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जनजातियों को प्राचीन समय से वो जो शब्द यूज होता है ना, वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आता है। टोटम क्या है, 4 ऑप्शन, एक छांटना है। टैबू क्या है, 4 ऑप्शन, एक छांटना है। तो टैबू का महत्व क्या होता है, मनाही। गुड, वेरी गुड। निषेध, मनाही, वर्जना, यही सब इसके कई नाम से 3-4 नाम तो आपको याद होना चाहिए। वर्जित बातें हैं। आप जब किसी मंदिर में भी जाते हैं तो कोई चीज वर्जित रहता है कि ये परिधान में नहीं जाना है या बेल्ट लगा के नहीं जाना है, वही ना हुआ। टैबू का मतलब क्या हुआ, वर्जित करना होता है, मनाही होता है। ऐसा तो अभी भी चलता है मंदिरों में कई जगह, तो ये अपन को याद करके रखना है। बोंगावाद आप जान रहे हैं, बोंगावाद क्या होता है, अदृश्य शक्ति में विश्वास, उस अलौकिक शक्ति में विश्वास। जो जनजातीय समाज एक विश्वास के सहारे चलता है और उनको वो कंट्रोल भी करता है, किसी अधर्म से बचाता है, वो उस सत्ता के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में, कि जो उरांव जनजाति होता है वो एक पूजा स्थल के क्षेत्र में जाकर सरहुल तिहार मनाते हैं। और पूजा स्थल के क्षेत्र को कहते क्या है, बगिया। ये याद रखना है आपको, बगिया। बगिया मतलब बाग बगीचा वाला बगिया नहीं, लेकिन पूजा क्षेत्र जो होता है उरांव जनजाति का, उस पूजा क्षेत्र को या फिर देवगुड़ी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बगिया बोलते हैं। बगिया को याद रखना है। अब चलते हैं प्रमुख त्योहार में, सरहुल तिहार। सरहुल तिहार से कितने बार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बैंक में जाके पन्ना पलट कर देखिए आप। 5 साल 10 साल में आपको ये कितनी बार भी आपको समझ में आएगा। आप उब जाएंगे क्वेश्चन लगाते लगाते, और ये क्वेश्चन आपको बारंबार मिलता रहेगा। अभी बीते एग्जाम में पिछले महीने हफ्ते जो भी बोल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सरहुल तिहार है, इनके में महत्वपूर्ण तिहार है उरांव जनजाति में, और इसको खद्दी पर्व भी बोला जाता है। ठीक है, खद्दी पर्व या सरहुल तिहार। अब यहाँ पर सरना देवी का महत्व है, एक धर्मेश देवता का महत्व है। दोनों देवता से क्वेश्चन आ चुके हैं। धर्मेश देवता के बारे में भी पूछा गया है, और ये सरहुल तिहार के बारे में भी पूछा गया है, खद्दी पर्व के बारे में भी पूछा गया है, और सरना देवी के बारे में तो पूछा ही जा रहा है। आप खुद पढ़ रहे हैं, खुद जान रहे हैं कितनी बार पूछा जा रहा है। तो जो चीज़ें बार बार आपको जिस चैप्टर से आ रही हैं, उस चैप्टर को आप अच्छे से पकड़ कर रखिए, अपनी स्थिति मजबूत करके रखिए वहाँ से। तो यहाँ पर जो सरना देवी है, उनको साल वृक्ष में यहाँ पर निवास माना जाता है। उस क्षेत्र को, पूजा स्थल को बगिया तो कह ही रहे हैं। ठीक है, अब यह जो सरहुल तिहार है ये कब आता है, अच्छे से याद रखिएगा, चैत पूर्णिमा। प्रतिवर्ष चैत पूर्णिमा का जो शुभ अवसर आता है, वहां पर यहाँ सरहुल तिहार का महत्व बढ़ जाता है। अब चैत पूर्णिमा में भी होता है, देखिए चैत पूर्णिमा जब आता है तो
उसमें एक विशेष चीज क्या होता है, साल वृक्ष। जहाँ पर सरना देवी का निवास माना जाता है वही वृक्ष, साल वृक्ष में फूल खिलने लगते हैं। आप देख तो टेसू के फूल, जो पलाश के फूल, वो भी तो एक विशेष समय में खिलते हैं, तो वैसे ही साल वृक्ष में फूल खिलते हैं, यानी कि साल फूल खिलने लगते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, चैत्र पूर्णिमा से भी क्वेश्चन आ चुका है कि सरहुल तिहार कब मनाया जाता है। तो तिथि के हिसाब से चैत्र का समय रहता है और पूर्णिमा का तिथि रहता है, तो चैत्र पूर्णिमा याद रहना चाहिए। और यह भी पूछा गया है कि साल वृक्ष में फूल आने पर कौन सा तिहार मनाया जाता है, तो सरहुल तिहार, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उन्हीं में जाकर खोजना पड़ेगा। तो ये चारों से यहाँ से बारंबार क्वेश्चन आए हैं और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको दोबारा भी पूछा जाएगा, तो आपको यही याद रहना चाहिए। बिल्कुल गलती नहीं करना है, पढ़ने के बाद आपको कोई गलती अब नहीं दोहरानी है। तो यहाँ पर सरना देवी में लाल मुर्गा का महत्व है चढ़ावे का, और जो यहाँ पर धर्मेश देवता है इनमें सफ़ेद मुर्गा का महत्व है, चढ़ाते हैं, क्योंकि इनके में परंपरा है। जो परंपरा आप पढ़ रहे हो वहाँ से ही क्वेश्चन आता है। तो देवी है तो देवी लाल रंग के चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित रहती हैं, तो लाल मुर्गे की तरफ आप इनका चढ़ावा कर लीजिए। देवी को हमेशा लाल वस्त्र ज़्यादा पहनाया जाता है, तो सरना देवी को लाल वाले में से याद कर लीजिए। बाकी धर्मेश देवता है तो धर्मेश देवता सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं, तो सफ़ेद में चले जाइए, सफ़ेद मुर्गे को याद रख लीजिए। अब इनको जो धर्मेश देवता है इनको सूर्य देव माना जाता है। जो धर्मेश देवता की उपाधि है वो सूर्य देवता के समतुल्य है। इसका मतलब उरांव जनजाति में सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है, जिसका स्वरूप धर्मेश देवता के रूप में माना जाता है। मतलब धर्मेश देवता ही सूर्य देवता का रूप होते हैं, याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर धर्मेश देवता को नहीं भूलना है, सूर्य देव का साक्षात रूप माना जाता है इनको। अब याद रहेगा, नहीं भूलना है। यही चीज़ दोबारा रिपीट कर देंगे, रिवीजन कर देंगे, ताकि आपको फिर याद आ जाए। चलिए, इनके गाथा महाकाव्य से क्वेश्चन आया है। देखिए, ये क्वेश्चन जब आया था तो किसी से नहीं बना था, लेकिन अब आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए कि इनके गाथा, उरांव जनजाति के गाथा महाकाव्य, एक गाथा गाते हैं महाकाव्य के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, तो कुड़ुक खंडी बोलते हैं। कुड़ुक तो लगेगा ही, बोली ही कुड़ुक है, और खंड है मतलब कुड़ुक खंडी बोलते हैं। चलिए, अब इनके प्रमुख त्योहार में कर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मा तिहार कौन कौन मनाता है, तो आपको उरांव जनजाति लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उरांव में कर्मा होता है, सरहुल नृत्य भी होता है, सरहुल तिहार भी होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से त्योहार भी होते हैं, नृत्य भी होते हैं, गीत भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको सरहुल तिहार भी दिख रहा है, सरहुल गीत भी दिख रहा है, सरहुल नृत्य भी दिख रहा है। और खट्टी पर्व आप देख चुके हैं, खट्टी पर्व उसी को भी बोलते हैं। अब चलते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि में बहुत ज़्यादा आगे हैं और आर्थिक रूप से भी संपन्न होते जा रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छा उपयोग कर रहे हैं अपनी आर्थिक चीज़ों का। तो कृषि की स्थिति में ये बहुत आगे हैं, अच्छा स्थिति है। इनका जो मेन रोजगार है कृषि से ज़्यादा संपन्नता भी है और अच्छे अच्छे पदों में आ रहे हैं। इसका मतलब ये अच्छी स्थिति में हो जा रहे हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति भी धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन इनको शैक्षणिक रूप से साक्षरता की दृष्टि से सबसे आगे इन्हीं का नाम होगा। अब प्रजाति कौन से आते हैं, तो एक लाइन में बस याद रखिए फैक्ट के रूप में, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में आते हैं। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये अगर भूल जाते चलेगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आते हैं। अब गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है, सभी का राजनीतिक एक जीवन होता है, सभी के राजनीतिक हेड होते हैं। तो उरांव जनजाति में भी एक राजनीतिक जीवन है और उसके राजनीतिक प्रमुख को क्या बोला जाता है, महतो और मांझी, अलग अलग याद रखेंगे। तो हमने याद किया था उड़ महतो, बोले थे ना एक बार, उड़ महतो। तो उड़ाव से महतो को याद रखना है, उड़ महतो, और मांझी को साइड में याद रखना, मेन आपका महतो हो जाएगा यहाँ पर। फिर आते हैं परंपरागत पोशाक। जो उरांव जनजाति में परंपरागत पोशाक है, एक देखिएगा नृत्य के समय या विशेष कुछ हो रहा है, उनके यहाँ सांस्कृतिक चीज़ें हो रही हैं, धार्मिक चीज़ें, तो एक विशेष पोशाक पहनकर आते हैं। लाल साड़ी बॉर्डर वाला रहता है, कुछ अलग अलग जेवर पहनते हैं। छत्तीसगढ़ में आपने आभूषण पढ़ा है, जितने प्रकार के कान से लेकर सिर, नाक, ये गले के आभूषण है, सब कुछ पहन कर आते हैं, और जो वस्त्र होता है वो उसी परिधान में आते हैं। तो उनके वही पोशाक को करैया बोला जाता है, करैया। तो उरांव जनजाति के विशेष
पोशाक को क्या बोला जाता है? करैया बोला जाता है। जब आप नृत्य और उनके पूजा पाठ वाले चीज़ों में कभी आप एक बार देख पाए ना, देखिएगा एक अलग ही उनका एक पहनावा होता है। आप अगर अभी सुआ नृत्य करोगे तो क्या आप सलवार सूट में या पैंट शर्ट में करोगे? आप एक परिधान पहनोगे ना, तो वही है पारंपरिक पोशाक। ऐसे ही है यहाँ पर करैया बोला जाता है। फिर आते हैं गोदना। जैसे बाकी जनजातियों में गोदना का महत्व है, उरांव जनजाति में भी गोदना का विशिष्ट महत्व है। अब गोदना को यहाँ पर देखिएगा बन्ना चघरना बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बन्ना चघरना क्या होता है, तो बन्ना चघरना इनमें क्या बोला जाता है? जो गोदना का है प्रचलन उसको बोला जाता है। इनके माथे पर 3 खड़ी लकीर, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं नहीं गोदवा रही हूँ ना, मैं नहीं गोदवा रही हूँ, मैं बता रही हूँ। चलो यहाँ पर लिख कर बताती हूँ, नहीं तो अभी आप लोग मेरे को यहाँ पर 3 लकीर आकर बोलोगे बताओ। ऐसे ये माथा है, ये नाक है, ये आँख है। यहाँ पर ऐसे 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 3 लकीर गुदवाते हैं। माना जाता है इनके परंपरा से जुड़ जाता है। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जानिएगा। आपको एक बैगा जनजाति भी मिलेगा। बैगा जनजाति यूं वाला आपको मिलता है बैगा जनजाति में। बैगा जनजाति बीच में वी आकार का गोदना गुदवाते हैं। तो वी आकार का गोदना कौन गुदवाते हैं माथे पर? बैगा जनजाति। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है 3 लकीर, 3 सीधी लकीर का कौन गोदना गुदवाती है? तो सीधे आपको उरांव जनजाति में। यहाँ से उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, ऐसे याद कर लेना, लगा लो ना दिमाग। यहाँ से देखो 3 लकीर उड़ गया, ठीक, इस तरह से याद कर लेना। तो यहाँ पर जो 3 लकीर है वो उरांव जनजाति में गुदवाया जाता है। ये आपके याद करने के लिए मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है, लेकिन ये यहीं तक रहता है बस। अब महिलाएं माथे पर 3 खड़ी लकीर गुदवाते हैं। जो रोहतासगढ़, जो बिहार में रोहतासगढ़ है, बिहार पटना का क्षेत्र है रोहतासगढ़, वहाँ पर बहुत पहले क्या हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, क्रांति हुई थी। उस लड़ाई की याद में, उस क्रांति की याद में महिलाएं 3 लकीर को हमेशा गुदवाती हैं। उनकी परंपरा से जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ उनकी परंपरा से संबंधित है, इसलिए यह 3 लकीर अपने माथे पर ऐसे करके गुदवाती हैं। और बहुत कठिन होता है, देखिए माथे पर गुदवाना मतलब एकदम सेंसिटिव क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही वेदना भी होता है जब इसको लगवाते होंगे, तो बचपन में ही इसको करवा लेते हैं ताकि वो परंपरा में हो जाए और उम्र के साथ ये मेच्योरिटी के साथ ठीक भी होता रहे। तो ये चीज़ आपको याद रखना, बन्ना चघरना क्या है, रोहतासगढ़ से संबंधित है, ये हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, इतना को आप लोग याद कर लीजिए। और एक बार नहीं होता है, 2-3 बार में इसको जरूर याद करके अपने दिमाग में रखिए। इस पोर्शन से क्वेश्चन आते ही हैं। गोंड जनजाति से हमेशा आता है, उरांव जनजाति भी उनका फेवरेट है, परीक्षा मंडल का हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से।